Hello friends, good morning. Welcome to our Right and Perfect Academy and my name is रामजीत त्रिपाठी। तो आज का हमारा फोर्थ लेक्चर स्टार्ट हो गया है। तो फोर्थ लेक्चर में हमें क्या पढ़ना है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को एलोबरेट करके पढ़ेंगे। इससे पहले फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम लोग पढ़ चुके हैं, तो फुल तरीके से एलोबरेट करेंगे इसको हम थर्मोडायनेमिक्स लॉ को। तो सभी लोग तैयार हो जाइए थर्मोडायनेमिक्स लॉ पढ़ने के लिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फर्स्टली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाएं। और आपके लिए हम डेली 3 लेक्चर ला चुके हैं, और जो लोग इसमें नहीं अवेलेबल हो पा रहे हैं तो वो जाके फेसबुक में भी, व्हाट्सएप में, सॉरी, यूट्यूब में जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल की लिंक हम आपको आपके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दे रहे हैं, जहाँ से आपको सब्सक्राइब करना है। और ये आपका फोर्थ लेक्चर है, जिसमें से हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का बेसिक पार्ट ख़त्म हो चुका है। और ये वो पार्ट है जिसमें आपको सारी चीज़ें सीखनी है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड। तो ये पार्ट हमारा अप्लाइड भी थर्मोडायनेमिक्स कहलाता है, अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स के पर्पज़ से भी है ये। तो ये हमने आपको कमेंट कर दी है, और इस कमेंट में आप जाके ये कमेंट जो है, इस पे आप चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, एंड फ्रेंड्स को भेजिए कि इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जैसा कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कल बताया था हमने आपको, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली हमारे पास क्या है कि एनर्जी लॉ है, जिसमें एनर्जी कंजर्वेशन लॉ बोलते हैं हम जिसको, जिसमें हमारे पास एनर्जी जो रहती है वो क्या रहती है, कंजर्व रहती है। तो इसलिए इसको हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी बोलते हैं। और अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमारे पास क्या रहेगा कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट्स ओनली चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। एक अवस्था से दूसरी अवस्था में केवल चेंज होती है। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इससे पहले जीरो था पढ़ा था हम लोगों ने। तो चलिए देखते हैं हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं। ठीक, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की अगर हम बात करते हैं तो कल हमने ये भी बताया था आपको कि इस तरीके से कि इंटरनल एनर्जी जो ई ऑफ द सिस्टम है टेंड्स टू इंक्रीज इफ एनर्जी इज एडेड एज हीट, एंड टेंड्स टू डिक्रीज इफ एनर्जी इज लॉस्ट एज वर्क। डब्ल्यू इज इक्वल टू वर्क डन बाय द सिस्टम। ये हमने कल आपको इसका प्रूफ भी बताया था आपको, जिससे कि आप समझ सकें ये किस तरीके से होता है। तो जब हम बात करते हैं इसकी एज ए थर्मोडायनेमिक्स लॉ की, तो हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को सिंपल से हम अपनी लैंग्वेज में जब बोलेंगे तो हम ये कहेंगे एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट्स ओनली चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। सिंपल सा है, इसमें कोई कठिन नहीं है। फिर इसके बाद अगर हम बात करते हैं जब थर्मोडायनेमिक्स लॉ की, तो इसमें हमारे पास आता है इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, जो हमने कल आपको बताया था। इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम जो है वो हमारे पास क्या है, वो है हमारे पास ई है, जो पूरी टोटल एनर्जी कल हम जब लेके चले थे तो उसमें हमारे पास टोटल एनर्जी आई थी। तो जो टोटल एनर्जी है वही हमारे पास क्या है, उसकी फुल एनर्जी है, जिसके बारे में हमने कल बात की थी। तो ये टोटल एनर्जी हमारे पास जो है वो हमारे पास क्या हो जाती है, वो ई होती है। जिसमें से अगर जो आपके सामने फिगर दिखाई दे रहा है, इसमें हमारे पास क्या है, इंटरनल एनर्जी जो है वो कंसीडर की गई है। बाकी की जो सारी एनर्जी है वो हमारे पास क्या हो गई है, कैंसिल आउट हो गई। मतलब पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई है, ज़ीरो हो गई है। तो बची हुई जो एनर्जी है वो हमारे पास क्या है, हमारे पास इंटरनल एनर्जी है। इसको हमने कल प्रूव कराया था। तो आप हमारे कल का प्रीवियस लेक्चर आप या तो यूट्यूब में जाके आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो लेक्चर 3 के नाम से पड़ा हुआ है।
जहाँ पे आप इस चैनल को देख पाएंगे कि राइट एंड परफेक्ट एकेडमी का लेक्चर 1 to 3 पढ़े हुए हैं और प्रीवियस लेक्चर भी पढ़े हुए हैं अगर आप देखेंगे जाके। तो हमने यहाँ पे बात कर रहे हैं डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी क्यू माइनस डब्ल्यू, डी क्यू माइनस डी डब्ल्यू। डी क्यू इज इक्वल टू एज ए हीट ट्रांसफर है, जो हीट ऐड किए गए हैं सिस्टम को, एंड टेंस टू डिक्रीज इफ द एनर्जी लॉस्ट ऑफ द सिस्टम। अगर एनर्जी लॉस्ट हो रही है तो वो हमारे पास सिस्टम की एनर्जी माइनस लिखी गई है। तो Q एज अ हीट एब्जॉर्ब एंड W इज द वर्क डन बाय द सिस्टम। जब सिस्टम के द्वारा वर्क डन हो रहा है तो हमारे पास क्या होगा, निगेटिव होगा। और जब सिस्टम हमारे पास उस क्यू हीट एब्जॉर्ब की गई है क्यू ही, तो क्वांटिटी क्यू माइनस डब्ल्यू तो हमारे पास लिखी गई है इज द सेम फॉर ऑल प्रोसेस। सभी प्रोसेस के लिए यही होगी, वो क्या होगी, डी होगी। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं। चलिए आगे हम देखते हैं। It depends on the initial and final state of the system. It depends on the फाइनल इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम। ये हमारे पास डिपेंड करेगी इनिशियल और फाइनल स्टेट पर। इसकी इनिशियल और फाइनल स्टेट क्या है उसी पर ही हमारे पास क्या होगी, वो डिपेंड करेगी। डज नॉट डिपेंड एंड ऑल हाउ द सिस्टम गेट फॉर्म वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जा रहा है उस पर डिपेंड नहीं करेगी। सिंपली इसी को ही हम कंजर्वेशन ऑफ लॉ बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलेंगे, कंजर्वेशन ऑफ लॉ। हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ लॉ थर्मोडायनेमिक्स का होता है। नेक्स्ट चलिए देखते हैं इंटरनल एनर्जी। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पार्ट है इसका। तो हम एक एक चीज़ आपको कवर करते हुए चल रहे हैं जिससे कि दिक्कत ना हो आपको। कल वाला थोड़ा सा फास्ट बता दिया था, तो उसके लिए भी आप देखते रहिए जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। तो जब हम इसकी बात करते हैं, हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की, तो उसमें हमारे पास एक टर्म आता है इंटरनल एनर्जी। व्हाट इज़ द मीन ऑफ इंटरनल एनर्जी? तो सिंपल सा इंटरनल एनर्जी हमारे पास क्या है, दैट द पोर्शन ऑफ टोटल एनर्जी विच इज़ नॉट अ काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी, और से द कोई भी कैसी भी एनर्जी ना हो तो वहाँ पे वो हमारे पास क्या कहलाएगा, इंटरनल एनर्जी कहलाएगा। इट्स इंक्लूड थर्मल, केमिकल, इलेक्ट्रिकल, मैग्नेटिक एंड अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। सारी एनर्जी जिसमें इंक्लूड होंगी तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, अपना सिंपल सा हम उसको बोलेंगे हम इसको इंटरनल एनर्जी। तो इसको हम जब स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी को लिखते हैं तो हमने कल इसके बारे में बता चुके हैं। इंटरनल एनर्जी के बारे में यू से शो करते हैं इसको हम। तो यहाँ पे यू से इसको शो किया गया है, इंटरनल एनर्जी को जो शो किया गया है यहाँ पे, इससे शो किया गया है, यू से शो किया गया है। जब स्पेसिफिक होगा तो स्मॉल से शो करेंगे, तो डी यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी डी टी हो जाएगा। इन केस गैसेस इंटरनल एनर्जी इज यू सी वी डी टी हो जाएगा, क्योंकि अगर हम स्पेसिफिक लेते हैं तो स्पेसिफिक फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम सी वी डी टी होता है अगर हम इंटरनल एनर्जी की बात करते हैं। तो हीट चेंज टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है कभी कभी सी। तो अगर टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी तो उसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे, सी इज इक्वल टू सी ज़ीरो ए प्लस बी टी। ठीक है, ए प्लस बी टी। तो इसको अभी याद करने की जरूरत नहीं है, तो सिंपल सा अभी हमें याद करना है, सिंपल सा यू इज इक्वल टू डी यू इज इक्वल टू सी वी डी टी। ये याद रखिएगा, और इस तरीके की प्रॉब्लम हमेशा आती है। यू इज इक्वल टू सी वी डी टी। ई इज इक्वल टू अब लिखा है यू प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी होगा तो उसे हम एम जी एस से शो करते हैं। तो यहाँ पे हमने एम जी के साथ हमने क्या लगाया है, एम जी जेड लगाया है। ठीक है, जिसको याद रखने का तरीका है, एम जी एच होता है तो वहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, एम जी जेड हो गया। सॉरी। अब अगर हम बात कर लेते हैं पर यूनिट मास के रिस्पेक्ट में, तो पर यूनिट मास के रिस्पेक्ट में हमारे पास क्या जाएगी, ई एम हो जाएगा, ई इसका मास हो जाएगा रिस्पेक्टिवली, एंड उसकी जो इंटरनल एनर्जी होगी वो इंटरनल एनर्जी के फॉर्म में बन जाएगा।
और बाकी सारी चीज़ें उसी तरीके से रहेंगी जैसे पहले की थी। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं। सॉरी, चलिए आगे हम बात करते हैं इंथैल्पी। इंथैल्पी एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। इंथैल्पी दैट्स मीन द इंटरनल एनर्जी प्लस फ्लो वर्क। इसको आप याद रखिए, इंटरनल एनर्जी प्लस फ्लो वर्क इज कॉल्ड एज अ इंथैल्पी। इंथैल्पी इज स्पेशली वैल्यूएबल एनालाइजिंग आइसोबेरिक प्रोसेस जो होता है उसमें हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आइसोबेरिक प्रोसेस में हमारे पास इंथैल्पी को बहुत पूछा जाता है हमारे पास। तो इसको हम समझ लेते हैं। इंथैल्पी सिंपल सा क्या है हमारे पास। इंथैल्पी भी क्या है, एक एनर्जी है जो हमारे पास क्या है, इंटरनल एनर्जी प्लस फ्लो वर्क। इंटरनल एनर्जी प्लस फ्लो वर्क। तो हम इसको कैसे लर्न कर सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं, तो यहाँ समझने के लिए इसको देखिए। यहाँ पे हमने क्या लिखा, 1Q U2 इज इक्वल टू 1Q2 क्यों लिखते हैं, क्योंकि इज अ पाथ फंक्शन। पाथ पे डिपेंड करता है, ना कि हमारे पास डिपेंड करेगा उसकी इनिशियल एंड फाइनल स्टेट पे। पाथ पे डिपेंड करता है, इसलिए हम इसको इस फॉर्मेट में लिखते हैं। फिर आगे हम देखते हैं कि U2 माइनस U1 दैट्स मीन हमारे पास क्या है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी हो गया। फिर इसके बाद हमारे बात करते हैं प्लस P2 V2 माइनस P1 V1। जो हमने कल बताया था वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, PdV होता है, तो उसी में ही तो P2 V2 माइनस P1 V1 हो जाएगा। तो अगर हम अलग अलग कर लें U2 प्लस P2 V2 तो वो हमारे पास इंथैल्पी जो है एनर्जी का एक फॉर्मेट आ गया। तो अब हम आगे समझते हैं इसको। द हीट ट्रांसफ़र इन अ कांस्टेंट प्रेशर, ये याद रखिएगा, कांस्टेंट प्रेशर में हीट ट्रांसफ़र जो हो रही है वह क्वासी स्टैटिक इक्विलिब्रियम प्रोसेस, एक चेंज इन इंथैल्पी। तो क्वासी स्टैटिक प्रोसेस हमने आपको पहले भी बताया था। क्वासी स्टैटिक प्रोसेस दैट्स मीन द सिंपल, याद करने का तरीका क्या है, इनफाइनिटली स्मॉल प्रोसेस। इनफाइनिटली स्मॉल प्रोसेस और रिवर्सिबल प्रोसेस, जो बहुत ही धीमे धीमे प्रोसेस होगा उसे हम क्या बोलते हैं, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, तो जो हमारे पास कांस्टेंट प्रेशर हो रहा होगा, कांस्टेंट प्रेशर दैट्स मीन प्रेशर दाब जो होगा वो कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट प्रेशर क्वासी स्टैटिक प्रोसेस में चेंज इन एंथैल्पी दैट्स मीन डेल्टा एच विच बोथ द चेंज इन इंटरनल एनर्जी एंड वर्क फॉर पर्टिकुलर प्रोसेस। किसी पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए वो वर्क चेंज हो रहा होगा उसको हम कंसीडर करते हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। इसके बाद है नो मीन जनरल रिजल्ट। इसका जनरल रिजल्ट नहीं आता। अब यहाँ पे पीवी जो एक टर्म दिया गया, पीवी क्या है इसको भी थोड़ा सा समझ लीजिए कि ये इंपॉर्टेंट है। पीवी आखिर क्या है, पीवी इट इज़ वेरी स्पेशल केस बिकॉज वर्क डन ड्यूरिंग द प्रोसेस इज इक्वल टू द डिफरेंस इन द पीवी प्रोडक्ट द फाइनल एंड इनिशियल स्टेट। जो फाइनल और इनिशियल स्टेट में हमारे पास जो हो रहा होगा उसको लेके हमारे पास पीवी है। ठीक है, दिस वुड बी नॉट ट्रू इफ द प्रेशर हैड नॉट रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द प्रोसेस। अगर प्रेशर कांस्टेंट हो जाता है तब हम इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए ये याद रखिएगा, जब प्रेशर कांस्टेंट होगा तब ये हमारे पास कंसिडरेशन नहीं होगा। इस बात को आप याद रखिएगा, जब प्रेशर कांस्टेंट होगा तब नहीं होगा, क्योंकि प्रेशर जब कांस्टेंट हो जाएगा तो हमारे पास इसकी वैल्यू क्या जाएगी, जीरो हो जाएगी, V2 माइनस V1 बचेगा, तो हमारे पास इंथैल्पी को हम कंसीडर नहीं कर सकते। चलिए आगे देखते हैं। तो सबसे पहले जो सर बेंजन थॉमसन और ट्रम्पोर्ट थे, उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया था लेबोरेटरी में। इस तरीके का एक फिगर आपको आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है यहाँ पे। तो इस तरीके से उन्होंने इसको एलोब्रेट किया था कि हमारे पास उसमें एक फ्री थर्मल एक्सपेंशन का वाटर बॉइल्ड किया था जिसमें फ्री थर्मल एक्सपेंशन था। तो ये आपके लिए अभी इतना नहीं है, आगे हम बताएंगे इसको। अब जूल एक्सपेरिमेंट क्या, उसको जूल एक्सपेरिमेंट को समझ लेते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जूल का एक्सपेरिमेंट हमारे पास क्या था और इसको हमें कैसे पढ़ना है। जूल का एक्सपेरिमेंट सिंपल से ये था कि एक उन्होंने आइसोलेटेड, ये आप फिगर में देखिए, आइसोलेटेड जो इन्होंने, एक मिनट वीडियो हटा दे रहा है अपने। अब देखिए जो आइसोलेटेड इन्होंने क्या लिया, बाल लिया, एक आइसोलेटेड क्या लिया इन्होंने, एक आइसोलेटेड बाल लिया जिसमें हमारे पास क्या हुआ,
एक पैडल व्हील अप्लाई की, और जिसमें हमारे पास राइज इन टेम्परेचर को राइज किया ड्यू टू वर्क वर्क से। तो हुआ क्या, अब देखो हुआ क्या, जब राइज किया तो हमारे पास, सॉरी, तो हमने कल बताया था, कल आपको प्रूव करके बताया था कि साइक्लिक प्रोसेस में हमारे पास क्या होता है कि जो हीट है, जो टोटल हीट है, वो टोटल वर्क डन के इक्वल होती है। तो प्रोपोर्शनली जो कांस्टेंट आया उसने हमने हमने बोला मैकेनिकल इक्विपमेंट ऑफ हीट, उसको ही हमने क्या बोला, मैकेनिकल इक्विपमेंट ऑफ हीट बोला इसको हमने। ठीक, उसको हमने क्या बोला है, मैकेनिकल इक्विपमेंट ऑफ हीट। ठीक, मैकेनिकल इक्विपमेंट ऑफ हीट। नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है। देखिए, जो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास फिर से अगर हम बात कर लें कि इसमें हमारे पास होता क्या है कि एक हमने क्या किया, हीट जो होगी वो पूरी की पूरी क्या होगी, ट्रांसफ़र हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। ठीक, अब आगे हम बात कर रहे हैं इसमें। चलिए लाइव फिर से बन जाइए, थोड़ा नेटवर्क इशू था इसलिए प्रॉब्लम आ गई है, तो फिर से लाइव हो जाइए। तो 1 कैलोरी जो इसमें हमारे पास जो आती है, वो हमारे पास क्या है, करस्पॉन्ड टू अमाउंट ऑफ हीट नीडेड टू गेट 1 ग्राम ऑफ वाटर फ्रॉम 14.5 डिग्री सेंटीग्रेड टू 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड। जो 1 ग्राम ऑफ वाटर है उसका जब टेम्परेचर हम 1 डिग्री रेज करते हैं, तो जो हमारे पास हीट आती है वो हमारे पास क्या है, 1 कैलोरी है। दैट्स मीन 1 जूल। 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.1840 जूल। ये याद रखिएगा, जो 1 कैलोरी है वही हमारे पास क्या है, जो 1 कैलोरी है वही हमारे पास क्या है, ये इसकी जो हमारे पास क्या है, ये हीट आई है जो 1 कैलोरी है। और वो कहाँ से फाइंड हुई है, वो हमारे पास हुई है जब 1 ग्राम ऑफ वाटर को हम 1 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज करते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं। और जो वॉल है ये हमारे पास क्या है, इंसुलेटिंग वॉल्व है, हीट ट्रांसफ़र नहीं हो सकती है, केवल टेम्परेचर राइज हो रहा है। तो जैसे जैसे वेट हम फॉल्स करते हैं, कॉन्स्टेंट स्पीड से बढ़ाते हैं पैडल व्हील में, विच डज वर्क ऑन दी वाटर, जिसमें वाटर डज वर्क करता है, व्हील हमारे पास क्या होती है, रोटेट होने लगती है। इफ फ्रिक्शन इज नेग्लिजिबल इन द वर्क डन बाय द पैडल ऑन व्हील, द वाटर इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द वेट। जो वेट है उसका पोटेंशियल एनर्जी है वो हमारे पास क्या होने लगी है, वो चेंज होने लगी है। तो इस तरीके से ये हमारे पास प्रोसेस होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम आगे। तो वर्क कैन बी ट्रांसफर, सेम इसी तरीके से हमने क्या किया, इनटू हीट एंड वर्क एट द सेम नेचर। तो जूल्स ने इस तरीके की एक डिवाइस बनाई जिसमें हमारे पास एक स्प्रिंग लगी हुई है, इससे से हमारे पास हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है। जूल शोज दैट द सेम टेम्परेचर राइज should be could be obtained by the electrical resistor heating by the electric current सप्लाई किया। सप्लाई करने के बाद हमारे पास रजिस्टर में हीट चेंज हुई, दैट्स एक्सप्लेन बाय द जो हमारे पास जूल्स के द्वारा ये एक्सपेरिमेंट फाइंड हुआ। नेक्स्ट देखते हैं हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने क्या कहा, इफ अ सिस्टम इज एग्जीक्यूटिंग ए साइकिल ट्रांसफॉर्मेशन, अगर हमारे पास क्या है कि एक सिस्टम है वो साइकिल फॉर्म में ट्रांसफर हो रहा है, तो वर्क एंड हीट इट्स अ बाउंड्री फिनोमेना। ये हम जानते हैं अच्छे से कि वर्क और हीट क्या है, वो
बार्नडे फिनोमेना है। देन नेट वर्क ट्रांसफ़र इक्वल टू द नेट हीट ट्रांसफ़र। जो नेट वर्क डन है वो हमारे पास क्या है, नेट हीट ट्रांसफ़र के इक्वल है। तो इस बात को याद रखिएगा। ड्यूरिंग एनी साइकिल, किसी भी साइकिल में साइकिल इंटीग्रल ऑफ एन हीट एडेड टू द सिस्टम is proportional to the cycle integral of the done of the system, work done by the system। तो यही हमने कल आपको प्रूव कराया था, फिर से आज देख लीजिए क्योंकि ये इम्पोर्टेंट टर्म है और एग्ज़ाम में इससे पूछा जाता है कि आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को एक्सप्लेन करिए बाय द वर्च्यू ऑफ दिस टर्म्स। तो आपको फिर से एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तो इसलिए हमने इसको फिर से आज लेके आए जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो और आप इसको पढ़ सकें। ठीक है। और चैनल को, जो हमारा चैनल है उसको भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आप सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। और तो जिससे कि आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। इफ़ थर्मोडाइनमिक सिस्टम जो है वो हमारे पास क्या है कि ड्यूरिंग किसी भी साइकिल में हमारे पास इस तरीके से वर्क करेगा। ठीक, चलिए आगे हम देखते हैं। चलिए, इफ अ सिस्टम एग्जीक्यूट अ साइकिल ट्रांसफॉर्मिंग वर्क एंड हीट थ्रू इट्स बाउंड्रीज देन नेट वर्क ट्रांसफर इज इक्वल टू द नेट हीट ट्रांसफर। जो हमारे पास वर्क है वो हमारे पास क्या है, इन द फॉर्म ऑफ though if a system execute a cycle transferring work and heat through its boundary then the net work transfer is equal to the net heat transfer। तो इसी को हमने कल प्रूव कराया था, तो आज फिर से इसको देख लेते हैं। E2 माइनस ई वन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q माइनस डब्ल्यू हो जाएगा। तो जो इसका हमारे पास हीट ट्रांसफ़र का जो नेट हीट जो होगी वो हमारे पास क्या आ जाएगी, इसकी हमारे पास Q माइनस डब्ल्यू के फॉर्मेट में आ जाएगी। तो इसको हमें समझने के लिए ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। और एंड इफ़ अ सिस्टम एग्जीक्यूट अ साइकिल ट्रांसफरिंग, तो जो हमारे पास हीट होगी डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, क्यू माइनस डब्ल्यू हो जाएगी। तो जब डी इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू होगी तो वो हमारे पास क्या आ जाएगी, जो हीट का ट्रांसफ़र होगा डी इज इक्वल टू ई टू माइनस ई वन आ जाएगा हमारे पास। फिर इसके बाद अगर हम किसी पर्टिकुलर प्रोसेस की बात करेंगे, पर्टिकुलर प्रोसेस में हमारे पास क्या होगा कि जो भी हमारे पास हीट होगी वो हमारे पास क्या आ जाएगी, वो हमारे पास डी इज इक्वल टू यू टू माइनस यू वन क्यू माइनस डब्ल्यू पॉइंट हो जाएगी। चलिए आगे देखते हैं हम। अब अगर हम अलग अलग प्रोसेस की बात कर लें, अलग अलग प्रोसेस में हमने देखा था कि अलग अलग प्रोसेस में हमारे पास क्या होता है, जब हमारे पास एडियाबेटिक प्रोसेस होगा तो एडियाबेटिक प्रोसेस में हमारे पास क्या जाएगा, जो हीट होगी वो हमारे पास Q इज इक्वल टू ज़ीरो है। तो उसमें अगर हम वर्क की बात करेंगे तो जो पूरा का पूरा वर्क है वो निगेटिव वर्क आ जाएगा। जो हमारे पास एनर्जी का जो सोर्स होगा वो क्या होगा, माइनस का डब्ल्यू हो जाएगा। अगर हम कांस्टेंट वॉल्यूम की बात कर लेते हैं तो कांस्टेंट वॉल्यूम में हमारे पास क्या होगा कि कांस्टेंट वॉल्यूम होगा तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। और इंटरनल एनर्जी जो होगी उसकी वो हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगी, वर्क के इक्वल
सॉरी वर्क के इक्वल आ जाएगी। तो इसको आप याद रखिएगा, जब हमारे पास इंटरनल एनर्जी की बात कर रहे हैं, हम इंटरनल एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगी, इसके इक्वल हो जाएगी। तो जो हमारे पास इंटरनल एनर्जी होगी वो हमारे पास क्या होगी, वो हमारे पास एज अ फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए सिंपल सा W इज इक्वल टू वर्क जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि dV इज इक्वल टू जीरो होगा। जब वर्क डन निकालेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, जीरो के इक्वल आ जाएगा। एंड तो बचेगा हमारे पास इंटरनल एनर्जी किसके इक्वल बचेगी, Q के इक्वल बचेगी। अगर हम क्लोज साइकिल की बात कर लेते हैं, तो क्लोज साइकिल में हमारे पास क्या होगा, इंटरनल एनर्जी जीरो होगी, तो जितना जितना हमारे पास हीट है वो पूरी की पूरी किस में चेंज हो जाएगी, वर्क में चेंज हो जाएगी। जो पूरी की पूरी हीट है वो हमारे पास किस में चेंज हो जाएगी, वर्क में चेंज हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हमको याद रखनी है। और फ्री एक्सपेंशन में हमारे पास क्या होगा, फ्री एक्सपेंशन में W इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू W इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। दैट्स मीन हमारे पास इनिशियल जो इसकी इंटरनल एनर्जी है वो भी हमारे पास क्या होगी, ज़ीरो होगी। तो एक एक प्रोसेस को थोड़ा सा समझ लेते हैं किस तरीके से एडियाबेटिक प्रोसेस होगा। तो प्रोसेस दैट अकर सो रैपिडली, कोई ऐसा प्रोसेस जो रैपिडली हो रहा हो, अकर इन अ सिस्टम दैट सो वेल insulated, no transfer of heat thermal energy occur between the system and surrounding। जब हमारे पास ऐसा प्रोसेस हो रहा हो अचानक से जो इंसुलेटेड हो जाए या रैपिडली हो जाए, तो उसे हम क्या बोल रहे हैं, नो ट्रांसफर ऑफ थर्मल एनर्जी। दैट्स मीन ना सिंपल सा, उसे हम क्या बोल रहे हैं, हम वो हमारे पास एडियाबेटिक प्रोसेस होगा। तो एडियाबेटिक प्रोसेस का जैसे अगर आपका पंप फट जाता है अचानक से, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम सिंपल सा ये बोलेंगे कि वो हमारे पास क्या होगा, एक एडियाबेटिक प्रोसेस होगा। अचानक से पाइप फट जाना, तो प्रोसेस दैट occurs सो रैपिडली, कोई भी ऐसा प्रोसेस जो बहुत तेज़ी से रैपिडली हो रहा हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, सिंपल सा उसे हम एडियाबेटिक प्रोसेस बोलेंगे। सो इट्स वेल इंसुलेटेड हो रहा हो और हमारे पास क्या हो, उसमें हमारे पास जो इंसुलेटेड हो और नो ट्रांसफ़र ऑफ थर्मल एनर्जी ट्रांसफ़र नहीं हो रही होगी, तो उसे हम क्या बोलेंगे, सिंपल सा उसे हम बोलेंगे जो हमारे पास प्रोसेस है उसे हम बोल रहे हैं कि वो नो हीट ट्रांसफ़र कर रहा है। इफ़ द वॉल्यूम, अब कांस्टेंट वॉल्यूम के बारे में, इफ द वॉल्यूम ऑफ अ सिस्टम सच एज अ गैस इज हेल्ड कांस्टेंट, अगर किसी भी सिस्टम का वॉल्यूम कांस्टेंट जो है वो हमारे पास है, अगर किसी सिस्टम का हमारे पास क्या है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा, वो अगर किसी सिस्टम का हमारे पास क्या हो रहा, वॉल्यूम कांस्टेंट हो रहा है, तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा, वो उसका हमारे पास कांस्टेंट वॉल्यूम कहलाएगा। लेकिन उस सिस्टम में हमारे पास वर्क नहीं हो रहा होगा, तो इस बात को याद रखिएगा, उस सिस्टम में हमारे पास क्या हो रहा होगा, वर्क नहीं हो रहा है, तो वो ऐसा सिस्टम हमारे पास कांस्टेंट वॉल्यूम सिस्टम कहलाएगा। अब साइक्लिक प्रोसेस जो होगा, तो हमने कल भी बताया था, साइक्लिक प्रोसेस मतलब जब इनिशियल और फाइनल स्टेट किसी भी सिस्टम की हमारे पास क्या हो जाए, वो सेम हो जाए। इनिशियल और फाइनल स्टेट क्या हो जाए किसी भी सिस्टम की, वो सेम हो जाए, तो उसे हम क्या बोलते हैं, साइक्लिक प्रोसेस बोलते हैं। जब इनिशियल और फाइनल स्टेट हमारे पास सिस्टम की हमारे पास क्या होगी, सेम होगी, तो उसे हम क्या बोलेंगे, साइक्लिक प्रोसेस बोलेंगे। ठीक, आगे हम देखते हैं फ्री एक्सपेंशन। फ्री एक्सपेंशन क्या है, ऐसा एडियाबेटिक प्रोसेस जिसमें हमारे पास no heat transfer occur between the system and the surrounding, and it's and no work done by the system, अगर किसी भी वर्क, कोई भी वर्क नहीं हो रहा होगा। अब फर्स्ट लॉ की जो क्लोरीज हैं, जो उप प्रमेय जिसे हम बोलते हैं, वो क्या है। पहली, देयर एग्जिस्ट अ प्रॉपर्टी ऑफ अ क्लोज सिस्टम सच एज चेंज इन इट्स वैल्यू इट्स इक्वल टू द डिफरेंस हीट सप्लाइड एंड वर्क डन ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। मतलब देयर एग्जिस्ट अ प्रॉपर्टी, एक ऐसी प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है क्लोज सिस्टम में, चेंज इट्स वैल्यू इट्स इक्वल टू डिफरेंस हीट सप्लाइड एंड
वर्क डन ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। जब वर्क डन और हीट सप्लाई का जो चेंज है वो स्टेट चेंज होती है तो एक क्लोज सिस्टम में प्रॉपर्टी जनरेट होती है, जिसे इंटरनल एनर्जी बोल देते हैं। दूसरा, द इंटरनल एनर्जी ऑफ अ क्लोज सिस्टम रिमेन्स अनचेंज। जो इंटरनल एनर्जी है क्लोज सिस्टम की चेंज नहीं होती है इफ़ द सिस्टम इज आइसोलेटेड फ्रॉम इट्स सराउंडिंग। अगर कोई सिस्टम आइसोलेटेड है सराउंडिंग से तो। अगला हमारे पास क्या है कि परपेचुअल मोशन मशीन फॉर फर्स्ट काइंड इज इम्पॉसिबल। परपेचुअल मशीन का मतलब ये है कि अगर किसी सिस्टम को हीट दी जाए तो बिना वर्क के वो करता रहे, कंटिन्यूसली वर्क करता रहे, और सिस्टम को अगर हीट ना दी जाए तो वो नहीं करता रहेगा। तो मतलब इस तरीके का प्रोसेस परपेचुअल मोशन मशीन पॉसिबल नहीं है। ठीक, ये 3 टाइप की कोलरीज हैं। ये भी हमारे पास तीसरे नंबर की जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो कोलरीज फर्स्ट के बारे में हम एक्सप्लेनेशन करते हैं, इसको प्रूव करते हैं किस तरीके से कोलरीज फर्स्ट वर्क करती है। ठीक है, तो अगर वो प्रमेय है, ये एक तरीके से जो हमारे पास प्रमेय मेन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है उसकी सब पार्ट बताया गया है। तो ये क्या है, देयर एग्जिस्ट अ प्रॉपर्टी ऑफ अ क्लोज सिस्टम। किसी क्लोज सिस्टम में एक ऐसी प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है सच दैट चेंज, जिसमें हमारे पास कि इस तरीके का चेंज आता है कि इट्स वैल्यू इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन हीट सप्लाइड, जो उसकी वैल्यू है वो डिफरेंस बिटवीन द हीट सप्लाइड है एंड ड्यूरिंग एंड हीट सप्लाइड एंड वर्क ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। चेंज ऑफ स्टेट में वो बदलती रहती है। तो इस तरीके की हमारे पास क्या है, वो हीट सप्लाइड है। ठीक, आगे हम देखते हैं कि अगर हमारे पास कोई साइक्लिक प्रोसेस है तो उसमें हमारे पास, हमने आपको बताया कि हीट क्या होगी, वो हमारे पास वर्क डन के इक्वल होगी। तो ये हमने प्रोसेस लिया। अब ABC 3 प्रोसेस लिए, इसको भी हमने कल कराया था। तो आप हमारे पास अगर ज़्यादा एलोबरेट में देखना चाहते हो तो आप हमारे कल का लेक्चर देख सकते हैं। कल के लेक्चर में हमने इसको कंप्लीट कराया था पूरा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जो हीट है उसको हमने 3 पाथ से लेके गए हैं। एक A पाथ से गई, B से वापस आई, और दूसरा क्या है, C से गई और B से वापस आई। मतलब A एंड B जो हमारे पास 1 से 2 स्टेट में जाना है हमको, और हमें क्या करना है कि एक पाथ से जाना है और दूसरे पाथ से वापस आना है, इस तरीके की प्रूफ करना है। तो हमने क्या किया, 1 से जो 2 पे स्टेट पे गई, यहाँ पे 2 नहीं बन पाया है तो इसलिए डबल डैश बना दिया गया। तो 1 to 2, और हमारे पास हीट क्या रही, क्यू है। फिर 1 से 2 गई, वो हमारे पास क्या है, फिर क्यू भी रही। तो इस तरीके से वर्क डन भी यही सेम रहा। इसी तरीके से सेकेंड में तो सब्सट्रैक्टिंग कर दिया, तो इस तरीके से ये आ गया। तो ये जो फॉर्मूला कल हमने प्रूव किया था, डी क्यू माइनस डी डब्ल्यू इज द सेम फॉर ऑल प्रोसेस बिटवीन स्टेट 1 एंड स्टेट 2। ये सभी प्रोसेस के लिए सेम रहेगा। ये जो है, ये चीज़ जो प्रोसेस आया है डी क्यू माइनस डी डब्ल्यू, ये हमारे पास क्या है, ये सभी प्रोसेस के लिए क्या हो गया, ये सेम हो गया। सेम फॉर ऑल प्रोसेस बिटवीन स्टेट 1 एंड 2, जिसे हम बोल रहे हैं इज डिपेंड्स ऑन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट, नॉट द पाथ फॉलोड बाई टू स्टेट। टू स्टेट के द्वारा पाथ फॉलो करता है, उस पर डिपेंड नहीं करता है। तो डी क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी क्यू माइनस डी डब्ल्यू। डी क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी क्यू इज इक्वल टू डी माइनस टी डब्ल्यू हो जाएगा। अब आगे हम बात करते हैं, फिर आगे अगर हम बात करते हैं डी इज इक्वल टू डी क्यू माइनस डी डब्ल्यू है, तो फिजिकल साइन देख लेते हैं इसकी प्रॉपर्टी का। ई इज द रिप्रेजेंट द एनर्जी ऑफ द सिस्टम इन गिवन स्टेट। किसी स्टेट पे हमारे पास जो एनर्जी होगी उसको एक्सप्लेन कर रहा है तो वो इंटरनल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, लेकिन हमारे पास ई देखा जाए तो एनर्जी ऑफ द सिस्टम है, कब, जो हमारे पास हीट ट्रांसफ़र की जा रही है और वर्क डन हो रहा है। इन अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम इट्स कन्वीनियंट टू कंसीडर द बल्क काइनेटिक एनर्जी एंड सेपरेटली potential energy, and then consider all other form of energy control mass in single property, that is the E, and we call the internal energy, जिसे हम internal energy के फॉर्म में एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। परपेचुअल मोशन मशीन आखिर क्या है? एक हाइपोथेटिकल मशीन है जो ये कहती है अगर किसी सिस्टम को वर्क ना दें तो वो हीट ट्रांसफ़र कर देगा, और किसी को हीट दे ना दें तो वर्क ट्रांसफ़र करेगा, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो हाइपोथेटिकल सिस्टम है
जिसमें हमारे पास क्या है कि जैसा कि आपको दिखा है, प्रोड्यूस यूजफुल वर्क आइडेंटिफिकली, जो प्रोड्यूस हो रहा है, एंड प्रोड्यूस मोर वर्क और एनर्जी देन कैन बी कंज्यूम, जो एनर्जी कंज्यूम हो रही है। तो इस तरीके का है। चलिए आगे देखते हैं। तो परपेचुअल मोशन मशीन क्या हो गई? डिस्क्राइब एज अ थ्योरेटिकल मशीन without any losses due to friction or other form of dissipation energy would continue operate indefinitely, infinitely या indefinitely at the same rate without any external energy being applied to it। मतलब किसी भी सिस्टम को कोई एनर्जी ना दी जाए तो बिना लॉस किए हुए वो कंटिन्यूसली चलता रहेगा, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसलिए इसी को हम बोलते हैं परपेचुअल मोशन मशीन, या जिसे हम बोलते हैं कि अनआइडेंटिफाइड मशीन, जिसे हम बोल रहे हैं कि ये ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता है। ठीक है। तो डिस्क्राइब एज अ थ्योरेटिकल मशीन, उस तरीके की मशीन जिसमें हमारे पास ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। तो इस तरीके की मशीन को हम क्या बोलते हैं? परपेचुअल मोशन मशीन। डिस्क्राइब एज अ थ्योरेटिकली अगर हम डिस्क्राइब करते हैं तो ये ऐसी मशीन विदाउट एनी लॉसेस ड्यू टू फ्रिक्शन, मतलब फ्रिक्शन के द्वारा कोई भी लॉस नहीं हो रहा है, और अदर फॉर्म ऑफ डिसिपेशन ऑफ एनर्जी, और अदर फॉर्म ऑफ डिसिपेशन एनर्जी जो है वुड कंटिन्यू ऑपरेट, वो क्या है? कंटिन्यू चल रही है एट द सेम रेट, सेम रेट से विदाउट एनी एक्सटर्नल एनर्जी बीइंग अप्लाइड, कोई भी एक्सटर्नल एनर्जी अप्लाइड किए हुए। ठीक। फिर इसके बाद मशीन विच कंपाइज विद बोथ द फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक बट एसेस एनर्जी और सोर्स एज अ पीएमएम मशीन। परपेचुअल मोशन मशीन, इसी को इसीलिए हम इसमें परपेचुअल मोशन मशीन फर्स्ट बोलते हैं। तो ये किस तरीके की हो सकती है परपेचुअल मोशन मशीन? अ परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ द फर्स्ट काइंड, फर्स्ट लॉ के लिए है तो फर्स्ट काइंड बोल रहे हैं हम, प्रोड्यूस वर्क विदाउट द इनपुट ऑफ एनर्जी। अगर हम इनपुट ऑफ एनर्जी ना दें तो वो कंटिन्यूसली काम करेगी। इट द वायलेट्स ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स लॉ एंड द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये वायलेट्स करती है, विरोध करती है। फर्स्ट लॉ स्टेट दैट टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी इन एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट ओवर a consequence this law is that the energy can neither be created nor be destroyed, it's only change from one form to another form. So it clearly impossible for a machine to do the work infinitely without consuming energy। लेकिन कुछ इस तरीके के हमने एक दो फिगर दिखाए हुए हैं, जैसे द ओवर बैलेंस व्हील है, ये हमारे पास क्या है? परपेचुअल मोशन मशीन पे वर्क कर रहा। द फ्लोट बेल्ट है, तो कंटिन्यूसली एक बार फ्लोट करता जा रहा है तो कंटिन्यूसली वो करेगा। द कैपिलरी वॉल, ये सब हमारे पास क्या है? परपेचुअल मोशन मशीन है जो वायलेट्स करती है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का। अब अगला है लॉ ऑफ कंजर्वेशन। तो तीन तरीके से लॉ ऑफ कंजर्वेशन है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दैट्स मीन मास कैन नॉट बी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट मे बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। जैसे हमने इसको फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ते हैं कि ए वी वन दो वन इज इक्वल टू ए वी टू दो टू, सॉरी वन डायमेंशनल कंटिन्यूटी इक्वेशन है जिसको हमने दिखाया है। फिर दूसरा होता है लॉ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इफ़ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन अ सिस्टम, कोई भी अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, लीनियर मोमेंटम क्या होगा? वो कंजर्व होगा। बोथ द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के फॉर्म में, एम वी वन प्लस एम टू वी टू इज इक्वल टू एम वन प्लस वी वन, एम वन प्लस एम टू इज इक्वल टू वी। जैसे हमारे पास कोलिजन के फॉर्म में हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ते हैं। फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, एनर्जी ना ही क्रिएट की जा सकती ना ही भी डिस्ट्रॉय कर सकती है। तो ये हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ था। तो एनर्जी और सिस्टम के पार्ट्स को अगर हम समझ लें कि ये किस तरीके से हमें पढ़ना है और किस तरीके से इसको हमें आगे तक ले जाना है, तो ये हमारे पास एनर्जी सिस्टम की बात करें तो चेंज इन टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम जो होता है वो क्या होता है? टोटल एनर्जी इन दी इंटर्निंग इन द सिस्टम। जब किसी भी सिस्टम में अगर चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी निकालनी हो तो वो हमारे पास क्या होगी? टोटल एनर्जी जो एंटरिंग कर रही है माइनस जो बाकी की बची हुई एनर्जी जो हमारे पास क्या है कि जो रिमूव हो रही है। तो टोटल एनर्जी एंटरिंग द सिस्टम एंड टोटल एनर्जी लीविंग द सिस्टम। तो इसको हम सिंपल सा अपनी लैंग्वेज में याद करने के लिए यही बोलेंगे कि चेंज इन टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम क्या है? कितनी एनर्जी हमारे पास इंटर कर रही है और कितनी एनर्जी हमारे पास क्या कर रही है? वो
वो हमारे पास क्या कर रही है, बाहर जा रही है। ठीक, अब डेल्टा ई इज इक्वल टू ई इंटरनल माइनस ई आउट। ई सिस्टम की बात करेंगे तो फाइनल स्टेट माइनस इनिशियल स्टेट। अब मैकेनिक्स ऑफ एनर्जी ट्रांसफर तीन तरीके से होगा, हीट ट्रांसफ़र होगा, मास ट्रांसफ़र होगा और वर्क ट्रांसफ़र होगा। हीट ट्रांसफ़र होगा, मास ट्रांसफ़र होगा और हमारे पास क्या होगा, वर्क ट्रांसफ़र होगा। तो इसको याद रखिएगा, ये इस तरीके से होगा, हीट ट्रांसफ़र, मास ट्रांसफ़र और वर्क ट्रांसफ़र। इसको याद रखने के लिए याद रख लीजिए कि ये इस तरीके से होगा, हीट ट्रांसफ़र, वर्क ट्रांसफ़र एंड मास ट्रांसफ़र होगा। तो जब एनर्जी बैलेंस रेट के फॉर्म में आपसे पूछा जाएगा तो ई इनपुट माइनस ई आउटपुट डी सिस्टम बाय डी टी फॉर जीरो फॉर स्टडी स्टेट, मतलब जब टाइम नहीं चेंज हो रहा होगा तो हम इस तरीके से लिखेंगे। लेकिन जब क्लोज सिस्टम होगा हमारे पास तो वो हमारे पास क्या होगा, ई टू माइनस ई वन इज इक्वल टू क्या होगा, ज़ीरो होगा। क्लोज सिस्टम अंडरगो या साइक्लिंग प्रोसेस, अगर कोई साइक्लिक प्रोसेस हो रहा होगा तो डेल्टा ई टू माइनस ई वन इज इक्वल टू जीरो, मतलब एनर्जी जितनी इन है उतनी आउट हो रही होगी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ला को इसको हम कल पढ़ेंगे। तो आज के लिए हमारे पास लेक्चर यहीं पे हम क्लोज करते हैं। और जिन्होंने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फर्स्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे कि आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और ये आपका इम्पॉर्टेंट लेक्चर चल रहा है, तो जो लोग हमारे पास मैकेनिकल के स्टूडेंट हैं और बीटेक के हैं या डिप्लोमा के हैं तो वो हमारे इस लेक्चर को ज्वाइन कर सकते हैं। और ये डेली सुबह 10 बजे से 10:10 पे स्टार्ट होता है लेक्चर, और 45 अप्रॉक्स 30 मिनट का लेक्चर होता है जो 30 से 35 पहुंच जाता है। तो इस लेक्चर को आप कंटिन्यूसली ज्वाइन कर लीजिए। हमारे चैनल की लिंक दी गई है, उस चैनल पे जाके आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको मिल जाएं। और आप किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना हो तो आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, जिससे कि जो आपकी प्रॉब्लम हो वो उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में रिजॉल्व कर सकें। और थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, और इसी तरीके से हमारे चैनल को देखते रहिए। अगर आप अदर भी सब्जेक्ट में भी ऑनलाइन क्लासेस चाहते हैं और जो नॉन टेक के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी क्लासेस चल रही हैं, और जीके की अगर बात की जाए तो उसकी भी क्लासेस चल रही हैं, जिसमें से हिस्ट्री की क्लासेस कंटिन्यूसली चल रही हैं। तो हिस्ट्री की क्लास आप ज्वाइन कर सकते हैं, और नॉन टेक में एप्टीट्यूड और रीजनिंग की भी क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको हमारे चैनल के दिए हुए लिंक पे जाना होगा और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।